नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, भारत की अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का इस्तेमाल। सुनने में तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, पर ये असल में हो रहा है। जी हाँ। और इसके साथ ही कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये हमारी न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाएगा या फिर इसमें कुछ नई तरह की मुश्किलें पैदा होंगी? बिल्कुल। और इन्हीं सवालों को समझने के लिए आज हम एक लेख के कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे, जिसका शीर्षक है न्यायालयों में एआई के लिए सुरक्षा कवच। इसमें एआई की जो संभावनाएं हैं और जो खतरे हैं, दोनों का जिक्र है। हाँ, तो आज हमारा इरादा यही है कि हम ये समझे कि आखिर भारतीय न्यायपालिका एआई को क्यों अपनाना चाह रही है। मतलब इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, और जब फायदों की बात होती है तो वो कौन से जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जैसे केरल उच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो ये समझना कि ऐसे सुरक्षा उपाय या गार्डरेल्स क्यों इतने मायने रखते हैं। और देखिए, मामला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ तो उम्मीद है कि एआई अदालतों का बोझ कम कर सकता है। आप सोचिए, लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। ये आंकड़े ही अपने आप में बहुत बड़ा है। 5 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है। तो हाँ, एआई से रफ्तार और जाके बोले एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद तो है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता भी उतनी ही बड़ी है कि कहीं इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में वो जो न्याय का मूल तत्व है, वो मानवीय विवेक, बारीकियों को समझने की क्षमता, वो कहीं पीछे ना छूट जाए। सही कहा। यहीं पर असली कश्मकश है। क्या मशीनें ये सब कर सकती हैं? अच्छा, तो चलिए इसी कश्मकश को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरत आई कहाँ से? आपने कहा 5 करोड़ लंबित मामले, ये तो साफ दिख रहा है। तो क्या एआई सच में इसका कोई हल बन सकता है? हाँ, उम्मीद तो यही है। जैसे कि जो दस्तावेज होते हैं, उनका अनुवाद करना या कोर्ट की फाइलों में कोई गलती है तो उसे पकड़ना, इस तरह के काम जिनमें समय लगता है, उनमें एआई शायद तेजी ला सकता है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ केस निपटाने की रफ्तार बढ़ाने की बात नहीं है। ये एक तरह से पूरी न्याय प्रणाली को आज के जमाने की तकनीक से जोड़ने की कोशिश भी है, उसे मॉडर्न बनाने का प्रयास है। पर यहीं पर थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्या ये इतना सीधा है? क्योंकि जो काम सुनने में आसान लगते हैं, जैसे अनुवाद, उसमें भी तो बड़ी गड़बड़ियों की खबरें आई हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, एक बहुत ही चर्चित उदाहरण तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने ही दिया था। एआई ने अंग्रेजी के लीव ग्रांटेड, जिसका मतलब होता है याचिका स्वीकार कर ली गई है, उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया छुट्टी स्वीकार। क्या? छुट्टी स्वीकार मतलब हॉलिडे अप्रूव्ड? अरे बाप रे! जी हाँ, सोचिए, अर्थ का कितना बड़ा अनर्थ हो गया। एक छोटी सी लगने वाली तकनीकी गलती पूरे मामले का मतलब ही बदल सकती है। ये तो बहुत ही गंभीर चूक है। और शायद ये अकेला मामला नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन का भी एक मामला काफी चर्चा में रहा था। नोएल एंथनी क्लार्क बनाम गार्डियन न्यूज एंड मीडिया लिमिटेड। उसमें एक एआई ट्रांसक्रिप्शन टूल था जो बार बार वादी के नाम नोएल को नो लिख रहा था, बार बार। ये तो कमाल है। नाम ही बदल दिया। अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि कुछ एआई स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जैसे ओपनआई का विस्पर है, वो कभी-कभी अगर बोलते हुए कोई लंबा पॉज ले लें तो वो खुद से ही शब्द या वाक्य जोड़ देते हैं। उसे शायद मति भ्रम या हैलुसिनेट करना कहते हैं। हाँ, ये मति भ्रम या हेलुसिनेशन एआई की दुनिया में, खासकर एलएलएम्स में, एक जानी मानी समस्या है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियां नहीं है, इनका कानूनी असर बहुत गहरा हो सकता है। सोचिए, किसी गवाह के बयान का या वकील की दलील का गलत ट्रांसक्रिप्शन या अनुवाद, ये तो पूरे केस की दिशा ही बदल सकता है। मतलब न्याय की पूरी प्रक्रिया ही दांव पे लग सकती है। ये तो हुए वो जोखिम जो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं, अनुवाद में गलती, ट्रांसक्रिप्शन में गलती। लेकिन क्या कुछ और गहरे मतलब पूरी व्यवस्था से जुड़े खतरे भी हैं? जैसे एआई में पूर्वाग्रह या बायस की बात काफी होती है। हाँ, और ये चिंता शायद उससे भी ज्यादा बड़ी है। मान लीजिए कोई एआई लीगल रिसर्च टूल है। ठीक है। अब वो ये सीख सकता है कि वकील या जज आमतौर पर किस तरह के केस लॉ या तर्क खोजते हैं। अच्छा। तो होता क्या है कि फिर वो उन्हीं चीजों को ज्यादा दिखाने लगता है, और जो चीजें कम खोजी जाती हैं, भले ही वो कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो पीछे चली जाती हैं। अच्छा, मतलब इसका नतीजा ये हुआ कि हो सकता है कोई बहुत जरूरी लेकिन कम इस्तेमाल होने वाली न्यायिक मिसाल, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, वो उस एआई की नजर में ही ना आए, या वो उसे कम महत्व दे, वो एक तरह से गायब ही हो जाए। बिल्कुल।
और ये सिर्फ अधूरा रिसर्च नहीं है, ये न्याय के रास्ते में एक अनदेखी दीवार खड़ी कर सकता है। ये उन आवाज़ों या तर्कों को दबा सकता है जो शायद मुख्य धारा से अलग हों। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? क्या एआई खुद ही कानून बना सकता है? ये भी एक चौंकाने वाली लेकिन वास्तविक संभावना सामने आई है। जर्नल ऑफ एम्पिरिकल लीगल स्टडीज में एक स्टडी छपी थी। उसमें पाया गया कि कुछ कानूनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब LLMs जो भाषा पर आधारित AI सिस्टम होते हैं, वो अपने दावों को सही साबित करने के लिए झूठे मनगढ़ंत केस कानून बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, उनके नकली स्रोत भी बता सकते हैं। क्या कह रहे हैं? मतलब एआई सिर्फ गलती नहीं कर रहा, वो जानबूझकर या अनजाने में अपने डिजाइन की वजह से गलत जानकारी पैदा कर सकता है? ये तो बहुत ही खतरनाक है। सही। और यहीं से एक और बड़ी एक संरचनात्मक चिंता उभरती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि AI पर हमारी निर्भरता इतनी बढ़ जाए कि न्यायिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ नियमों और तथ्यों के एक गणितीय समीकरण तक सिमट कर रह जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मानवीय विवेक है, किसी मामले के अनूठे संदर्भ को समझने की क्षमता, सहानुभूति और जो पहले के फैसले हैं, मिसालें हैं, उनका महत्व कम हो जाएगा। हाँ, डर यही है। देखिए, न्याय करना सिर्फ कानून की किताब को लागू करना भर नहीं है। इसमें जज का अपना अनुभव, उसकी समझ, मामले की जो खास परिस्थितियां उनका आकलन करना और समाज पर उस फैसले का क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा लगाना, ये सब शामिल होता है। अगर AI ही फैसले सुझाने लगेगा तो ये मानवीय पहलू कहाँ जाएगा? तो अभी भारत की अदालतों में असल में चल क्या रहा है? क्या ये सब अभी सिर्फ बातें हैं या सच में एआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है? नहीं, ये इस्तेमाल शुरू हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादातर परीक्षण के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कुछ अदालतों में मौखिक दलीलों या गवाहों के बयानों को ट्रांसक्राइब करने के लिए AI टूल आजमाए जा रहे हैं और अक्सर ये बिना किसी व्यावसायिक अनुबंध के ट्रायल बेसिस पर होता है। लेकिन इन परीक्षणों के साथ भी तो कुछ सवाल जुड़े होंगे ना, जैसे क्या इनकी कोई समय सीमा तय है? ये कैसे पता चलेगा कि ये सफल रहे या नहीं? और सबसे बड़ी बात, जो इतनी संवेदनशील जानकारी होती है अदालती कार्रवाई में, उसका क्या? उसे एआई सिस्टम कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ रख रहा है, उसका एक्सेस किसके पास है? हाँ, यही मुख्य चिंताएं हैं। लेख भी इसी ओर इशारा करता है कि अक्सर इन पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए कोई साफ रूपरेखा नहीं होती। ना तो सफलता के पैमाने तय होते हैं, ना ही ये साफ होता है कि जो गैर सार्वजनिक, संवेदनशील या व्यक्तिगत डेटा है उसका एक्सेस, स्टोरेज और इस्तेमाल कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ऐसे परीक्षणों पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। और एक डर ये भी है कि अदालतें इन ट्रायल के दौरान मिले मुफ्त या सस्ते उपकरणों पर कहीं निर्भर न हो जाए और फिर बाद में उन पर दबाव बन जाए कि इन्हें स्थायी तौर पर अपना लें, भले ही उनकी कमियां पूरी तरह से समझी न गई हों। बिल्कुल। और इसके लिए जो जरूरी बुनियादी ढांचा चाहिए, जैसे भरोसेमंद इंटरनेट, सही हार्डवेयर, वो सब भी अपनी जगह एक चुनौती है। एक दिलचस्प बात यह है कि अदालतों के लिए AI सेवाओं की जो सार्वजनिक निविदाएं टेंडर निकले हैं, उनका विश्लेषण बताता है कि अपनाने में सावधानी तो दिखती है, पर जोखिम प्रबंधन के जो जरूरी ढांचे होने चाहिए, खासकर नैतिक और कानूनी जोखिमों से निपटने के लिए, वो अक्सर गायब होते हैं। लेकिन क्या कोई मानवीय निगरानी या ह्यूमन ओवरसाइट नहीं है? जैसे हमने सुना था कि शायद कुछ रिटायर्ड जजेस एआई से अनुवादित फैसलों की जांच करते हैं। हाँ, कुछ इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद हैं और ये ज़रूरी भी हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि AI सिस्टम अपने पास उपलब्ध डेटा से ही सीखते हैं। जब उनके सामने कोई नई स्थिति आती है या नई जानकारी या कोई नया संदर्भ आता है, तो उनसे गलती होने की संभावना बनी रहती है। और जैसा हमने पहले मतिभ्रम की बात की थी LLMs के लिए, ये कोई बग नहीं है जिसे ठीक कर दिया जाए। ये उनके काम करने के तरीके का एक हिस्सा है, एक फीचर है। इसका सीधा मतलब है कि जहां जरा भी जोखिम ज्यादा हो, वहां इंसान की निगरानी और बहुत सोच समझकर अपनाने की प्रक्रिया अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एआई अदालतों के काम में मददगार तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ जुड़े जो नैतिक और कानूनी जोखिम हैं, वो इतने बड़े हैं कि उन्हें अनदेखा करना खतरनाक होगा। और इसीलिए ये सुरक्षा कवच यानी गार्ड रेल्स की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। और खासकर इसलिए भी क्योंकि हमारी अदालती प्रक्रियाएं काफी हद तक अभी भी कागज पर ही आधारित हैं। तो हमें यह पक्का करना होगा कि AI की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया में जो मौजूदा व्यवस्था की कमजोरियां हैं, वो और बढ़ ना जाएं। तो फिर
रास्ता क्या है, समाधान क्या है? शायद सबसे पहली ज़रूरत तो एआई को ठीक से समझने की है। हाँ, इसे महत्वपूर्ण एआई साक्षरता या क्रिटिकल एआई लिटरेसी कहा जा रहा है। मतलब सिर्फ जजों और वकीलों को ही नहीं बल्कि अदालत के कर्मचारियों को भी एआई की क्षमताओं की और उससे भी ज्यादा जरूरी इसकी सीमाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। उन्हें यह जानना होगा कि ये टूल कहाँ भरोसेमंद है और कहाँ नहीं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि बटन कैसे दबाना है। और इसमें शायद जुडिशियल एकेडमीज और बार एसोसिएशन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। शायद एआई गवर्नेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर। बिल्कुल, क्षमता निर्माण के लिए वर्कशॉप आयोजित करना, ट्रेनिंग देना, ये उनकी एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, दूसरा कदम शायद इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट नियम बनाने का है, खासकर जो ये नए तरह के एआई आ रहे हैं जैसे जनरेटिव एआई, जिनका इस्तेमाल कानूनी रिसर्च या शायद फैसले लिखने में मदद के लिए भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, स्पष्ट दिशा निर्देश बहुत जरूरी हैं और इसी से जुड़ा है पारदर्शिता का मुद्दा। पारदर्शिता मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी केस में एआई का इस्तेमाल हो रहा है तो केस से जुड़े पक्षों यानी वादियों को बताया जाए। हाँ, वादियों और उनके वकीलों को ये जानने का हक होना चाहिए कि क्या उस कोर्ट रूम में या उनके मामले से जुड़े किसी प्रक्रिया में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और क्योंकि गलतियों की संभावना हमेशा रहती है, तो इस पर भी विचार होना चाहिए कि क्या वादियों को ये विकल्प मतलब ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलना चाहिए कि अगर उन्हें सुरक्षा उपायों पर या मानवीय निगरानी की कमी पर चिंता है तो वे एआई के इस्तेमाल से बाहर रह सकें। ये थोड़ा मुश्किल है, पर इस पर सोचना जरूरी है। तीसरा अहम सुझाव लगता है मानकीकृत खरीद दिशा निर्देशों का। मतलब जब अदालतें एआई सिस्टम खरीदें तो उनके पास कोई स्टैंडर्ड तरीका हो ये परखने का कि सिस्टम भरोसेमंद है या नहीं और क्या वो वाकई उस काम के लिए सही है जिसके लिए उसे खरीदा जा रहा है। बिल्कुल सही। खरीदने से पहले यह तय करना जरूरी है कि क्या उस समस्या का सबसे अच्छा समाधान एआई ही है या कोई और तरीका बेहतर हो सकता है। और खरीद के लिए बने ढांचे ये आकलन करने में मदद कर सकते हैं कि सिस्टम कितना पारदर्शी है, मतलब कितना एक्सप्लेनेबल है, डेटा को कैसे संभाला जाएगा और जोखिम कम करने के क्या उपाय किए गए हैं। और इससे शायद वेंडर पर नजर रखना भी आसान होगा। मतलब जो कंपनी सिस्टम बेच रही है उसके प्रदर्शन की निगरानी करना, जो शायद जजों या कोर्ट रजिस्ट्री के लिए रोजमर्रा का काम न हो। निश्चित रूप से। और इसी कमी को पूरा करने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुझाव है समर्पित प्रौद्योगिकी कार्यालय यानी टेक्नोलॉजी ऑफिसेज बनाने का। इसका जिक्र ई कोर्ट्स परियोजना के तीसरे चरण के विजन डॉक्यूमेंट में भी है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी ऑफिसेज क्या करेंगे? क्या ये हर अदालत में होंगे? इनका काम होगा अदालतों को जटिल तकनीकी समाधान, जिसमें एआई भी शामिल है, उनको चुनने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें लागू करने में विशेषज्ञ सलाह और मदद देना। ये एक तरह से अदालतों में तकनीकी विशेषज्ञता की जो कमी है उसे दूर करेंगे। जरूरी नहीं कि हर अदालत में हो, शायद क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर ऐसे विशेषज्ञता केंद्र बनाए जा सकते हैं। ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, काफी मंतकी है, लेकिन आखिर इन सब कोशिशों का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ फाइलों का ढेर कम करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अंतिम उद्देश्य तो हमेशा न्याय के लक्ष्यों को पूरा करना होना चाहिए। अदालतों में एआई को अपनाने का मकसद न्याय की सेवा करना है, सिर्फ काम निपटाना नहीं। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम रफ्तार बढ़ाने के चक्कर में न्याय प्रक्रिया की आत्मा को ही खो दें। वो बारीकियां, वो मानवीय तर्क वितर्क, वो संदर्भ को समझने की क्षमता जो एक अच्छे फैसले के लिए इतनी जरूरी है। बिल्कुल, दक्षता जरूरी है, पर वो न्याय का विकल्प नहीं बन सकती। इस तेजी से बदलती तकनीक के दौर में अदालतों में एआई के इस्तेमाल पर स्पष्ट दिशा निर्देश और बहुत सोच समझकर उठाया गया हर कदम ये पक्का करने के लिए जरूरी है कि हम न्याय के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे समझौता न करें। तो अगर हम आज की बात समेटें तो मुद्दा ये है कि भारतीय अदालतों में एआई एक शक्तिशाली संभावना जरूर है, लेकिन इसके साथ जुड़े जोखिम भी उतने ही गंभीर हैं जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। केरल उच्च न्यायालय जैसी पहल सही दिशा में एक कदम है, पर पूरे देश में व्यापक, विचारशील दिशा निर्देशों और सावधानी भरे कार्यान्वयन की जरूरत है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बुनियादी सवाल पर वापस लाती है। जब हम तकनीक को अपनाते हैं तो हम न्याय व्यवस्था के उस जरूरी मानवीय तत्व, विवेक, सहानुभूति, संदर्भ की समझ को कैसे बचाए रख सकते हैं। ये सिर्फ गति या दक्षता का सवाल नहीं है, ये न्याय, विश्वास और निष्पक्षता के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई हमारे जीवन के हर पहलू में घुस रहा है,
चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो या नौकरी हो। क्या हमें इन क्षेत्रों में भी व्यक्तिगत अधिकारों, मानवीय निगरानी और नैतिक विचारों की सुरक्षा के लिए इसी तरह के सुरक्षा कवच या दिशा निर्देशों के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मंथन करना चाहिए, क्योंकि ये तकनीक हम सबके भविष्य को आकार दे रही है।